बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तज़ा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आईफआरएस 5 का स्टैंडर्ड दैट इज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इस स्टैंडर्ड की जो भी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स है, जो भी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स है, इनको हम समराइज वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईफआरएस 5 के ऑब्जेक्टिव की। आईफआरएस 5 के ऑब्जेक्टिव में दो एजेंडा आइटम्स हैं। नंबर वन, टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग फॉर एसेट हेल्ड फॉर सेल, एंड नंबर टू, टू सेट द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर फॉर द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। देखिए, अगर एक कंपनी अपने किसी नॉन करंट एसेट को बेचने का इरादा करती है, अपने किसी बिजनेस ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर देती है, तो अब ये एक ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो कि यूजर्स या स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी या यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होनी चाहिए। इस वजह से आईएफआरएस 5 का ये स्टैंडर्ड वजूद में आया, और आईएफआरएस 5 बेसिकली ये बताता है कि अगर आप एक नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल यानी कि बेचने का इरादा कर दो, तो इसको किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे, इसको किस तरह से मेजर करेंगे। सेकेंडली, अगर आप अपने बिजनेस के कोई ऑपरेशन या बिजनेस का कोई कंपोनेंट डिसकंटिन्यू कर देते हो, बंद कर देते हो, अदर बेच देते हो, तो इसको हम किस तरह से डिस्क्लोज और प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो आईफआरएस 5 के स्टैंडर्ड में जितनी भी एसेट, जितनी भी लायबिलिटीज आएंगी, या जितनी भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के एसेट और लायबिलिटीज आएंगी जिनके ऊपर आईफआरएस 5 का स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, वो प्रेजेंट और डिस्क्लोज तो आईफआरएस 5 के तहत ही होंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन पे आईफआरएस 5 की मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होंगी। यानी कि कुछ एसेट और लायबिलिटीज ऐसे हैं जो कि अगर हेल्ड फॉर सेल भी है, अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का पार्ट भी है, तो इसे हम प्रेजेंट तो आईफआरएस 5 के तहत ही करेंगे, लेकिन इनकी मेजरमेंट इनके रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी, आईएफआरएस 5 के तहत नहीं होगी। वो कौन सी एक्सेप्शन है, वो कौन सी एक्सेप्शनल एसेट्स है, उसे हम लेटर स्टेज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट या क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पोजल ग्रुप टू आईएफआरएस 5। एक नॉन करंट एसेट या डिस्पोजल ग्रुप को हम हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे, एक नॉन करंट एसेट या डिस्पोजल ग्रुप को हम एज अ हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे जब हम प्रिंसिपली ये डिसाइड कर ले, जब अब कंपनी प्रिंसिपली ये डिसाइड कर ले कि अब इस एसेट या डिस्पोजल ग्रुप के इकोनॉमिक बेनिफिट यूज करके हासिल नहीं किए जाएंगे, बल्कि बेच के हासिल किए जाएंगे। आम हालात में हम एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट दो तरह से हासिल कर सकते हैं, या तो उसको इस्तेमाल करके या उसको बेचकर। अगर किसी नॉन करंट एसेट, अगर किसी डिस्पोजल ग्रुप के हवाले से एंटिटी ये कंक्लूड कर ले, ये प्रिंसिपली डिसाइड कर ले कि अब इसके इकोनॉमिक बेनिफिट इस्तेमाल करके नहीं बल्कि बेच के ही हासिल किए जाएंगे, तो ये एसेट या डिस्पोजल ग्रुप आईएफआरएस 5 के तहत अकाउंट फॉर किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नॉन करंट एसेट, यानी कि अगर मेरी इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री तो हम रखते ही बेचने के लिए है, तो इन्वेंट्री के ऊपर आईएफआरएस 5 अप्लाई नहीं होगा, वो आईएस 2 के तहत, स्टैंडर्ड के तहत अप्लाई हो रही होगी। हमारा कोई नॉन करंट एसेट है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, या कोई और नॉन करंट एसेट हो, अगर वो प्लान टू सेल है, तो इसे हम आईएफआरएस 5 के तहत क्लासिफाई करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डिस्पोजल ग्रुप। डिस्पोजल ग्रुप का मतलब है कि अगर आप एक लमसम डील में एक ग्रुप ऑफ एसेट्स या ग्रुप ऑफ लाइबिलिटीज को बेचने का इरादा रखते हो, यानी कि एक से ज्यादा एसेट और लाइबिलिटीज को एक लमसम डील में बेचने का इरादा रखते हो, तो फिर इसे हम डिस्पोजल ग्रुप का नाम दे रहे होंगे। एनीवे, नॉन करंट एसेट या डिस्पोजल ग्रुप को हम एज हेल्ड फॉर सेल अंडर आईएफआरएस 5 क्लासिफाई करेंगे जब हम प्रिंसिपली ये डिसाइड कर लेंगे इसके इकोनॉमिक बेनिफिट यूज करके नहीं बल्कि सेल करके हासिल किए जाएंगे। अब इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये कंडीशंस, ये क्राइटेरिया मीट होंगे तो इसका मतलब है कि एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट थ्रू सेल रिकवर किया जाएगा। कंडीशन नंबर वन, द एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। देखिए, पहली कंडीशन ये है कि जिस भी एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट को आप आईएफआरएस 5 में क्लासिफाई करना चाहते हो, ये अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल हो। यानी कि अगर आपका इरादा ये है कि हम एसेट को रिपेयर करके बेचेंगे या एसेट को रेनोवेट करके बेचेंगे, तो इसका मतलब है कि ये अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं है। तो पहली कंडीशन ये है कि एसेट अपनी प्रेजेंट कंडीशन में अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल हो। दूसरी कंडीशन ये है कि सेल हाईली प्रोबेबल हो, सेल हाईली प्रोबेबल हो। अब सेल हाईली प्रोबेबल हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैनेजमेंट कमिटेड हो कि एसेट को सेल करना है। इसका मतलब है कि हमने बायर्स को लोकेट करना, प्लान को कंप्लीट करने का जो एक्टिव प्रोग्राम है वो इनिशिएट कर दिया हो। इसका मतलब है कि एसेट और डिस्पोजल ग्रुप को हम एक्टिवली मार्केट कर रहे हो एट अ रीजनेबल प्राइस। अगर मैं मार्केट रीजनेबल प्राइस से ज्यादा पे ऑफर लगा रहा हूं और रीजनेबल प्राइस पे सेल करने की ऑफर नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब है कि सेल हाईली प्रोबेबल नहीं होगी। इसी तरह सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द क्लासिफिकेशन डेट। इस बात की प्रोबेबिलिटी हो कि जिस वक्त हम आईएफआरएस 5 में एसेट या ग्रुप को क्लासिफाई कर रहे हैं, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ हमारी सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड लास्ट, इट इज अनलाइकली दैट प्लान टू सेल विल बी सिग्निफिकेंटली चेंज और विदड्रॉन। जो हमारा ये एसेट या ग्रुप को बेचने का इरादा है, इस इरादे में कोई चेंज या तब्दीली या विड्रॉल नहीं आ रहा होगा।
अगर ये सारी बातें पूरी होती हैं, अगर ये सारी बातें पूरी होती हैं, तो हम कहेंगे कि सेल हाईली प्रोबेबल है। और अगर एसिड भी अपनी इमीडिएट कंडीशन में, प्रेजेंट कंडीशन में अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल हो, तो हमारे पास हेल्प फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट होगा और हम अपने एसिड या डिस्पोजल ग्रुप को IFRS 5 के तहत क्लासिफाई कर रहे होंगे। IFRS 5 एक टर्म इस्तेमाल करता है दैट इज कॉल्ड अबेंडन एसेट। अबेंडन एसेट का मतलब है कि वो एसेट जिसका यूज आपने खत्म कर दिया या जिसका यूज आपने फॉर द टाइम में डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर एक एसेट अबेंडन एसेट है, तो वो भी IFRS 5 के तहत ही प्रेजेंट या डिस्क्लोज होगा, जिसे हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अबेंडन एसेट को हम एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इसका यूज बंद किया है, भी ये डिसाइड नहीं किया कि इसको बेच के इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करना है। तो एसेट एंड ऑपरेशंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी अबेंडन डू नॉट क्वालिफाई एज एसेट हेल्ड फॉर सेल। इसके बाद हम बात करते हैं IFRS 5 में एसेट की मेजरमेंट के हवाले से। जब आप किसी एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट्स को IFRS 5 में क्लासिफाई करोगे, तो उसे उस वक्त किस तरह से मेजर करोगे? सब्सिक्वेंटली वो एसेट या डिस्पोजल ग्रुप IFRS 5 के स्टैंडर्ड में ही सब्सिक्वेंटली किस तरह से मेजर होगा, ये बातें बेसिकली यहाँ डिस्कस की जाएगी। तो IFRS 5 में एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट्स को मेजर किया जाएगा दो अमाउंट्स के लोअर पे। लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन टू IFRS 5 एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। देखो होगा ये कि जब आप किसी एसेट को किसी अपने रेलेवेंट स्टैंडर्ड से उठाकर IFRS 5 में क्लासिफाई करोगे, तो पहले आप उसे रेलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से, पहले आप उसे प्रीवियस स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर करोगे, उसकी कोई ना कोई कैरिंग अमाउंट होगी, और फिर हम उसे IFRS 5 में क्लासिफाई करेंगे। जिस वक्त हम उसे IFRS 5 में क्लासिफाई करेंगे, उस वक्त की कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन टू IFRS 5 और जो भी एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट आएगा, हम अपने एसेट को उस पर मेजर करेंगे एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन टू IFRS 5 एज वेल एज सब्सिक्वेंट टू क्लासिफिकेशन टू IFRS 5। अच्छा, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव में डिस्कशन की थी कि कुछ हमारे पास एसेट्स ऐसे हैं जो कि अगर हेल्ड फॉर सेल है, तो IFRS 5 के तहत प्रेजेंट या डिस्क्लोज तो होंगे, लेकिन मेजरमेंट रिक्वायरमेंट उस पर IFRS 5 की अप्लाई नहीं होगी, बल्कि वो अपने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ही मेजर किए जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? मेजरमेंट एक्सेप्शंस में लिखे हुए डू नॉट अप्लाई, यानी कि IFRS 5 का जो ये मेजरमेंट रूल है, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये इन चीजों पे अप्लाई नहीं होगा। नंबर वन, डेफर्ड टैक्स एसेट। Number two, asset arising from employee benefits. Number three, financial asset. Number four, investment property at fair value model. Number five, non-current asset measured at fair value less estimated point of sale, that is IAS 41 biological assets. And number six, contractual right under insurance contract, that is IFRS 4 insurance contract. ये छह एसेट्स अगर हेल्ड फॉर सेल भी है, तो प्रेजेंट और डिस्क्लोज तो IFRS 5 के तहत ही होंगे, लेकिन इनकी मेजरमेंट के हवाले से ये रूल अप्लाई नहीं होगा, बल्कि ये अपने रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ही मेजर होंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, ये सारी चीजें जो रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी के तहत मेजर किए जाएंगे। अब हम मेजरमेंट के हवाले से ही फर्दर डिस्कशन करते हैं कि आपने किस तरह से अपने एसेट को IFRS 5 में क्लासिफिकेशन के वक्त और सब्सिक्वेंटली मेजर करना है। देखें, जिस वक्त आप अपने एसेट को IFRS 5 में क्लासिफाई करने लगे हो, तो वो किसी ना किसी एक्स या प्रीवियस स्टैंडर्ड में मेजर हो रहा होगा। इट कैन बी IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इट कैन बी IAS 38 इंटेंजिबल एसेट, इट कैन बी एनी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पहले आपने ये करना है कि अपने एसेट को मेजर करना है इन लाइन विद दैट एप्लीकेबल IAS और IFRS। जिस भी स्टैंडर्ड में आपका एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट्स मेजर हो रहे हैं बिफोर क्लासिफिकेशन टू IFRS 5, आप उसे क्लासिफिकेशन टू IFRS 5 की डेट तक फुली मेजर करोगे उस रेलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से। क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर हम इसे मेजर करेंगे लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन टू IFRS 5 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। इंपेयरमेंट की बात करें, देखिए IFRS 5 में एसेट को क्लासिफाई करने से पहले अगर एसेट के ऊपर कोई इंपेयरमेंट वगैरह रिकॉर्ड करनी है, तो वो इंपेयरमेंट भी रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ही रिकॉर्ड होगी। अगर क्लासिफिकेशन से पहले कोई इंपेयरमेंट वगैरह आती है एसेट में, तो वो इन लाइन विद एप्लीकेबल IAS और IFRS ही रिकॉर्ड होगी। यानी कि हो सकता है P&L में रिकॉर्ड हो रहा हो सकता है ये OCI में रिकॉर्ड हो रहा हो। आपको याद होगा कि IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर एक एसेट हमारा अपवर्ड रिवैल्यूड हो और सब्सिक्वेंटली उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो फिर जो रिवैल्यूएशन लॉस आता है वो P&L में नहीं बल्कि OCI से ही रिवर्स करते हो, जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस होता है। तो IFRS 5 में क्लासिफाई करने से पहले अगर एसेट में इंपेयरमेंट आती है, तो वो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड के तहत P&L या OCI में रिकॉर्ड होगी। लेकिन वंस आपका एसेट IFRS 5 में आ गया, अब IFRS 5 में लाने के बाद आप एसेट को मेजर करोगे लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन टू IFRS 5 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
आईफआरएस 5 में लाने के बाद अब अपने एसेट के ऊपर अगर फर्दर इंपेयरमेंट आती है तो ये हमारी पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रही होगी, ये हमारी हमेशा पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, आईफआरएस 5 में एसेट क्लासिफाई होने के बाद डेप्रिशिएट नहीं हो रहा होगा। आईफआरएस 5 में एसेट क्लासिफाई होने के बाद डेप्रिशिएट नहीं हो रहा होगा। अब ये सारी रिक्वायरमेंट्स को अगर हम सम अप करें ना, आपने सिंपली ये करना है कि जिस वक्त आप अपने एसेट को आईफआरएस 5 में ला रहे हो और जिस वक्त आप अपने एसेट को आईफआरएस 5 में लेकर आ गए और हर ईयर एंड पे यानी कि सब्सिक्वेंटली आप अपने एसेट को दो चीजों के लोअर पे मेजर करें। जब आप अपने एसेट को दो चीजों के लोअर पे मेजर करेंगे ना, खुद ब खुद इंपेयरमेंट या रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के नंबर सही कैलकुलेट होंगे। और वो दो अमाउंट्स का लोअर क्या है? लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन टू आईफआरएस 5 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जिस वक्त हमने एसेट आईफआरएस 5 में क्लासिफाई किया, उसके बाद ईयर एंड आ गया। अब हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एसेट को दो चीजों के लोअर पे मेजर करें। हिस्टोरिकल कॉस्ट एट द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन टू आईफआरएस 5, यानी जिस दिन आप अपने एसेट को आईफआरएस 5 में लेकर आए थे उस दिन की क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसे मेजर कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जब आप अपने एसेट को इन दोनों के लोअर पे रखोगे ना, आपके पास खुद ब खुद इंपेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट होगा और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट हो रहा होगा। देखिए, हमने जैसे कि पिछली प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया कि आईफआरएस 5 में लाने से पहले अगर कोई इंपेयरमेंट है तो वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड के तहत या तो पीएनएल या ओसीएम में रिकॉर्ड होगी। आईफआरएस 5 में लाने के बाद अगर कोई इंपेयरमेंट है तो वो हमेशा पीएनएल में ही रिकॉर्ड होगी। कहता है impairment must be considered both at the time of classification as held for sale and subsequently. Immediately prior to classifying an asset as for sale, impairment is measured and recognized in accordance with the applicable IFRS. After classification of asset as held for sale, any impairment loss will be recognized in profit and loss only. तो ये तो हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया। सब्सिक्वेंटली अगर एक एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में इंक्रीज आ जाता है, सब्सिक्वेंटली अगर एक एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बढ़ जाती है तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट की नौबत आएगी। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट की नौबत आ रही है ड्यू टू द रीजन के सब्सिक्वेंटली एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बढ़ गई है, तो आप इंपेयरमेंट को रिवर्स कर सकते हो। अब वो इंपेयरमेंट रिवर्स कर सकते हो जो आपने आईफआरएस 5 में आने के बाद रिकॉर्ड किए, एज वेल एज आप वो इंपेयरमेंट भी रिवर्स कर सकते हो जो आपने आईफआरएस 5 में आने से पहले आईएस 36 के तहत रिकॉर्ड की थी। सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, यानी कि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट की बात हो रही है, to the extent it is not in excess of the cumulative impairment losses that are recognized with this IFRS यानी कि IFRS 5 और IAS 36 impairment of asset। कहता है IFRS 5 में आने के बाद अगर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट टू सेल बढ़ जाए तो हम इम्पेयरमेंट को रिवर्स करेंगे। हम वो इम्पेयरमेंट रिवर्स कर सकते हैं जो हमने IFRS 5 के तहत रिकॉर्ड की, हम वो इम्पेयरमेंट भी रिवर्स कर सकते हैं जो IFRS 5 में आने से पहले हमने IAS 36 के तहत रिकॉर्ड की थी। इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा रूल दिया है कि आप अपने एसेट को इन दो चीजों के लोअर पे रखें, हिस्टोरिकल कॉस्ट एट द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन टू आईफआरएस 5 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। जब आप इन दो चीजों के लोअर पे अपने एसेट को मेजर करोगे, आपके पास खुद ब खुद इंपेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट होगा, आपके पास खुद ब खुद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट हो रहा होगा। इन केस कि हमें नहीं मालूम कि हिस्टोरिकल किसे कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे एसेट की क्या कैरिंग वैल्यू होती अगर वो सिर्फ डेप्रिशिएट हो रहा होता, इंपेयर या रीवैल्यू ना हुआ होता। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट मालूम करनी है तो मैं सिर्फ इसकी डेप्रिशिएटेड अमाउंट कैलकुलेट कर लूं, इसमें इंपेयरमेंट या डिवोल्यूशन के इंपैक्ट को इग्नोर कर दूं तो जो नंबर आएगा, जो कैरिंग अमाउंट आएगी, उसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहेंगे। तो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट लेनी है एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन टू आईफआरएस 5 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेनी है हर उस पॉइंट पे जब आप उसको मेजर कर रहे हैं। जब आप इस एसेट को इन दोनों के लोअर पे रखेंगे तो खुद ब खुद इंपेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट होगा, खुद ब खुद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट हो रहा होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ प्लान टू सेल। चेंज ऑफ प्लान टू सेल, देखिए आईफआरएस 5 में आप एक एसेट या एक डिस्पोजल ग्रुप को क्लासिफाई करते हो जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये डिसाइड कर ले कि अब हमने इसके इकोनॉमिक बेनिफिट थ्रू सेल हासिल करने रादर देन यूजिंग द एसेट। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज थे। अगेन वो क्राइटेरियाज थे एसेट को आईफआरएस 5 में क्लासिफाई करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि वो क्राइटेरिया मीट हो जाए, आपने एसेट को आईफआरएस 5 में क्लासिफाई कर दिया, सब्सिक्वेंटली आपका जो ये प्लान था ना, आपका जो ये एसेट को बेचने का प्लान था, ये चेंज हो जाए।
देखिए अगेन हमने कहा था कि सेल हाईली प्रोबेबल हो, आपका प्लान चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगेन वो चीजें एस्टिमेट्स थी ना, आगे जाके एस्टिमेट्स में चेंज आ सकता है, आगे जाके मैनेजमेंट अदरवाइज डिसाइड कर सकती है कि हमने एसेट को बेचना नहीं है। तो अगर आपके एसेट से पर्टेनिंग प्लान टू सेल में चेंज आता है तो इस केस में हम क्या करेंगे? If IFRS 15, IFRS 5 classification criteria no longer met, entity shall cease to classify the non-current asset or disposal group as held for sale and shall measure the asset at the lower of the carrying amount before such asset was classified as held for sale, adjusted for any depreciation, amortization, or revaluation that would have been recognized if the asset is not being classified as held for sale, and its recoverable amount at the date of subsequent decision not to sell. देखिए इस पॉइंट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपने एक एसेट या एक ग्रुप ऑफ एसेट्स को आईएफआरएस 5 में क्लासिफाई किया, कुछ अरसे के बाद आपने अपना ये प्लान चेंज कर दिया। अब आप कह रहे हो कि अब हम इसको बेचने का इरादा नहीं रखते। तो अब आप इसे मेजर करोगे, अब आप इसे मेजर करोगे दो चीजों के लोअर पे। यहाँ जो दो चीजों का लोअर लिखा हुआ है, ये बात भी मैंने आसान अल्फाजों में लिखी है कि आप एसेट को मेजर करोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ प्लान ऑफ सेल और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर। यानी जिस वक्त मेरा आईएफआरएस 5 का प्लान टू सेल डिस्टर्ब हो रहा है, चेंज हो रहा है, मैं उस वक्त की हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालूंगा कि अगर आज की तारीख में एसेट कभी इंपेयर्ड या रिवैल्यू ना हुआ होता, सिर्फ डेप्रिशिएट होता आता, तो क्या कैरिंग अमाउंट होती, क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट होती, और आज की पॉइंट पे एसेट की रिकवरेबल अमाउंट क्या है। इन दोनों के लोअर पे हम एसेट को लेकर आ रहे होंगे, और जो भी हमारा बैलेंसिंग इंपैक्ट होगा, जो भी हमारा इनकम या एक्सपेंस का बैलेंसिंग डेबिट क्रेडिट नंबर आ रहा होगा, ये आपका सिंपली पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसके बाद अब आप बात करते हैं आईफआरएस 5 के दूसरे एजेंडा डिस्पोजल ग्रुप के हवाले से। देखिए डिस्पोजल ग्रुप के हवाले से हमने पहले भी डिस्कस किया कि डिस्पोजल ग्रुप का मतलब है कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि एक डील में, एक लमसम डील में एक से ज्यादा एसेट और लायबिलिटीज को बेचने का इरादा करो, तो अब ये डिस्पोजल ग्रुप है। तो हम वही सारी बातें, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे डिस्पोजल ग्रुप पे, बस यहाँ पे हमारे पास ग्रुप ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे। तो रीड करते हैं इसे। Disposal group is a group of asset possibly with some associated liability, which an entity intend to sell dispose of in a single transaction. Disposal group is a group of asset with some associated liabilities, which an entity intend to dispose of in a single transaction. इसकी भी मेजरमेंट वैसे ही होगी जैसे हमने एक नॉर्मल एसेट की केस में देखा था, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन और फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल। Measurement basis required for non-current asset classified as held for sale is applied to the group as a whole. The entire group is measured at lower of carrying amount और fair value less cost to sell. अब सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर डिस्पोजल ग्रुप में कोई इम्पेयरमेंट आती है, तो हम कौन से एसेट को इम्पेयरमेंट एलोकेट करेंगे? तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट के एलोकेशन के रूल सेम वही हैं जो आपने IAS 36 में CGU कैश जनरेटिंग यूनिट की इम्पेयरमेंट के हवाले से डिस्कस किए थे। हम IAS 36 में कैश जनरेटिंग यूनिट को जब इम्पेयर करते हैं, तो पहले हम इम्पेयर करते हैं गुडविल को, गुडविल की इम्पेयरमेंट के बाद हम बाकी एसेट्स को इम्पेयरमेंट एलोकेट करते हैं उनकी कैरिंग वैल्यू के रेशियो में। यानी पहले गुडविल इम्पेयर होगी, उसके बाद बाकी जो आइडेंटिफाइबल एसेट्स है उनको इम्पेयर करेंगे उनकी कैरिंग वैल्यू के रेशियो में। तो कहता है इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी reduces the carrying amount of non-current asset in the disposal group in the order of allocation that is required by the IAS 36। हम IAS 36 के तहत सारे इंडिविजुअल एसेट्स की कैरिंग अमाउंट के रेशियो में अपने ग्रुप ऑफ एसेट्स को इंपेयर कर रहे होंगे। सर इसी तरह से मैंने कुछ डिस्कशन की थी अबेंडन एसेट के हवाले से। अबेंडन एसेट के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये एसेट हमने बेचने का इरादा नहीं किया, बल्कि इसका यूज फॉर द टाइम बीन रोक दिया है, अबेंडन कर दिया है। तो इसे हम एज अ हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं करेंगे, इसको हम एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन प्रेजेंट करेंगे, इसको हम एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन प्रेजेंट कर रहे होंगे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या है, ये हमारे इसी स्टैंडर्ड का सेकंड एजेंट आइटम है, तो उसको भी हम कवर करते हैं। पहले हम ये रीड कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप that is to be abandoned must not be classified as held for sale. The reason is that the company will recover its carrying amount through asset continuing use rather than not sale. However, the company will need to assess the criteria for presenting the abandoned asset or operation as a discontinued operation. तो अगर एक एसेट या एक ऑपरेशन को हमने अबेंडन कर दिया है, बेचने का इरादा नहीं किया, लेकिन अभी फिलहाल उसका यूज रोक दिया है, तो ये अबेंडन एसेट है, ये एज हेल्ड फॉर सेल मेजर या डिस्क्लोज नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि चूंकि हमने इसका यूज अबेंडन कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो हम इस पर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे। अब हम आते हैं अपने IFRS 5 के सेकंड एजेंडा आइटम पे, दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन।
पहले हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट या इसकी डेफिनेशन को समझते हैं. Discontinued operation is a component of an entity for understanding a cash generating unit or a group of cash generating unit that has either been disposed of or is classified as held for sale, and at the same time represents the major line of business or geographical area of operation, or is a part of plan to dispose of, or is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale. देखिए, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का क्या मतलब है? सर, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बेसिकली आप ही के बिजनेस का, आप ही के एंटिटी का एक कंपोनेंट है. आप ही के बिजनेस के, आप ही एंटिटी का एक कंपोनेंट है जो कि कैश फ्लो जनरेट कर सकती है, जो कि इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, तो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में 3 ऑपरेशंस कह सकते हैं कि एक सीए ऑपरेशंस है, एक एसीसी ऑपरेशंस है और एक आईसीएमएपी ऑपरेशंस है. तो ये 3 मेरे डिफरेंट ऑपरेशंस है. अब अगर इन 3 ऑपरेशंस में से लेट्स से कि कल को मैं डिसाइड करता हूं कि मैं एसीसी ऑफर करना बंद कर देता हूं, तो एसीसी बेसिकली हमारे लिए एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बन जाएगा. या फॉर एग्जाम्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वो मल्टीनेशनल कंपनी 10 तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, और 10 तरह के प्रोडक्ट बेसिकली इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड है, सेपरेट सेल, उनकी सेपरेट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है. एक प्रोडक्ट हमने डिसकंटिन्यू करने का सोचा तो ये हमारा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की मल्टीपल सब्सिडरीज है और मल्टीपल सब्सिडरीज डिफरेंट तरह के बिजनेस में इंगेज है. आपने एक सब्सिडरी को बेचने का या बंद करने का इरादा कर दिया, तो उस पर्टिकुलर सब्सिडरी के जो ऑपरेशन है वो अब डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी एक से ज्यादा लोकेशन पे ऑपरेट कर रही है, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, 5-6 जगह इसकी फैक्ट्रीज है. कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एक पर्टिकुलर फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर फैक्ट्री हमारे लिए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बन जाएगी. तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो मोर और लेस कैश जनरेटिंग यूनिट का ही है, जो कि आपने आईएस 36 में डिस्कस किया है. क्या मिनिमम ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट कैन जनरेट कैश फ्लोज इंडिपेंडेंटली. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एक कंपोनेंट का, एक एंटिटी का एक कंपोनेंट है जो कि हमने या तो बेच दिया है, बंद ही कर दिया, बेच ही दिया, या फिर हमने इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, यानी कि आने वाले वक्तों में हम इसको बंद कर देंगे. अब IFRS 5 हमें ये बताता है कि हमने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को अपने फाइनेंशियल्स में किस तरह से प्रेजेंट करना है. मैं चीजों को रीड करता हूँ और साथ साथ डिस्कस करता हूँ. कहता है, वंस यू आइडेंटिफाई अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, you should present it separately from other continuing operation in your financial statement. Thus, reader of your financial statement will be able to see what you put away and what you keep going in order to generate future profits and cash flows. More specifically, you should present the following. IFRS 5 ये कहता है कि अगर आपने एक ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर दिया, अगर आपने एक ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर दिया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, तो अब हम इसे कंटिन्यूड ऑपरेशन से सेपरेटली प्रेजेंट कर रहे होंगे, हम इसे कंटिन्यूड ऑपरेशन से अलग प्रेजेंट कर रहे होंगे. रीजन बीइंग कि हमें अपने यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमें अपनी कंपनी के स्टेक होल्डर्स को ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है कि भाई फला ऑपरेशन मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो आने वाले वक्तों में हो सकता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आ रहा हो. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो IFRS 5 हमें ये बताता है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को हमने इनकम स्टेटमेंट में, हमने कैश फ्लोज में और हमने बैलेंस शीट में किस तरह से प्रेजेंट करना है. इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, सिंगल अमाउंट कंप्राइजिंग द टोटल ऑफ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड post post tax gain or loss recognized on measurement to fair value less cost to sell or in disposal of the asset or disposal group. जो भी आपके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है ना, उस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से जो भी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, जो भी पोस्ट टैक्स प्रॉफिट आ रहा है, उसको हम एज अ लाइन आइटम शो कर रहे होंगे. यानी फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे 4 बिजनेस सेगमेंट्स है, 4 बिजनेस ऑपरेशन है और मैं एक ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर देता हूं, बेच देता हूं या बंद कर देता हूं, तो उस ऑपरेशन के जो भी पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स होंगे, यानी कि एक लाइन आइटम के तौर पे मैं पोस्ट टैक्स प्रॉफिट को शो कर रहा हूँ, प्लस उस एसेट को जब मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लाया तो मेरे पास कुछ ना कुछ गेन और लॉस आएगा, या उस ऑपरेशंस को मैंने बेच दिया तो मेरे पास कुछ गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा. इस गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल या फेयर वैल्यू रीमेजरमेंट की वजह से गेन या लॉस आ रहा है, इसको हम सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे प्रेजेंट कर रहे होंगे. तो एक तो हमने दिखाना है पोस्ट टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और एक हमने दिखाना है पोस्ट टैक्स गेन और लॉस रिकॉग्नाइज ऑन मेजरमेंट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट और डिस्पोजल ग्रुप. अब ये जो हमने पोस्ट टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ये जो हमने पोस्ट टैक्स प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया है, इसका भी एक डिटेल एनालिसिस, यानी कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की सेल्स कितनी थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी, एडमिन एक्सपेंस कितने थे, अदर एक्सपेंसेस कितने थे, अदर इनकम कितनी थी, इसका एक ब्रेकअप, इसका एक एनालिसिस भी हम बनाएंगे. द एनालिसिस ऑफ द सिंगल अमाउंट दैट इज रेवेन्यू, एक्सपेंस, बीबीटी, टैक्स एक्सेट्रा shall be reported in the notes
और इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन अ सेक्शन डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इनकम स्टेटमेंट के फेस पे दो कॉलम्स बनाएं, कंटिन्यूड ऑपरेशन अलग, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अलग, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की सेल्स, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, पूरा डिटेल ब्रेकअप या एनालिसिस बताएं। या आप अपनी पीएनएल में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का नेट लाइन आइटम बता दें, और फिर उसके नोट में जाकर इसी नंबर का एक डिटेल एनालिसिस बताएं, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड पीबीटी, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट का एनालिसिस है, मैं पीएनएल के फेस पे भी दिखा सकता हूं, या फिर मैं नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दिखा सकता हूं। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कहता है, the net cash flows that are attributable to operating, investing and financing activities of the discontinued operation. You can present these disclosure in the notes or in the financial statement themselves. Again, discontinued operation के जो operating, investing और financing cash flows हैं, या तो हम कैश फ्लोज को ही ब्रेक करके बनाए कंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड, और डिसकंटिन्यूड के सारे ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज को सेपरेटली दिखाएं, या हम अपने कैश फ्लोज में एक लाइन आइटम दिखा दें कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की कैश फ्लोज, और फिर नोट्स में जाकर उसका ब्रेकअप बताएं कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की कैश फ्लोज में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये हैं, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज ये हैं, और इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज ये हैं। और तीसरा, इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, यू शैल प्रेजेंट अ नॉन करंट एसेट और एसेट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल सेपरेटली फ्रॉम अदर एसेट। द सेम अप्लाइज फॉर लायबिलिटीज ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। जो भी हमारे पास नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, जो भी हमारे पास ग्रुप ऑफ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, उनको अब हम बाकी एसेट्स के साथ मर्ज करके नहीं, बल्कि एक सेपरेट सिंगल लाइन आइटम के तौर पे करंट एसेट्स की हेडिंग में दिखा रहे होंगे। चूंकि अब हमने इस एसेट को बेचने का इरादा कर दिया है, चूंकि हमने इस ग्रुप ऑफ एसेट्स को बेचने का इरादा कर दिया है, और हम समझते हैं कि सेल हाईली प्रोबेबल है, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो जो भी हमारे डिस्पोजल ग्रुप के एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगी, नॉन करंट एसेट्स होंगे, उन सबको हम मर्ज करके एक ऐसा सिंगल लाइन आइटम अपनी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में दिखा रहे होंगे। सारे एसेट्स को मर्ज करके बैलेंस शीट में एक लाइन आइटम दिखा देंगे कि एसेट पर्टेनिंग टू डिस्पोजल ग्रुप। उसी ग्रुप की अगर कुछ लाइबिलिटीज है, तब वो भी करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगी, लाइबिलिटीज एसोसिएटेड विद द डिस्पोजल ग्रुप, और बैलेंस शीट पे एक सिंगल लाइन आइटम के तौर पे दिख रहा होगा। IFRS 5 prohibits retrospective classification as discontinued operation when discontinued criteria are met after the end of the reporting period. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी नॉन करंट एसेट को IFRS 5 में क्लासिफाई करना, किसी भी डिस्पोजल ग्रुप को IFRS 5 में क्लासिफाई करना, किसी भी ऑपरेशंस के रिजल्ट को एज ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के तौर पे प्रेजेंट करना, इसके लिए जरूरी है कि IFRS 5 की कंडीशंस मीट हो। अगर तो हमारे अकाउंटिंग ईयर में, अगर तो हमारे रिपोर्टिंग पीरियड में ये कंडीशंस मीट हो गई हैं, उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीजें एज अ IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल या डिस्पोजल ग्रुप या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के तौर पे प्रेजेंट होगी। अगर ईयर एंड के बाद ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो फिर ईयर एंड के फाइनेंशियल्स बनाते वक्त ये चीजें एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन प्रेजेंट नहीं होगी, फिर वो अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IFRS 5 के तहत क्लासिफाई होगी। तो ये एक समरी थी IFRS 5 के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। आई होप कि ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।